हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए 2 अंक वाले यहाँ पे कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेट रूप से कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है सरोगेट मादा क्या होती है। तो आपको याद रखना है जो सरोगेट मादा होती है नॉर्मली तौर पे आपको क्या समझना है। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए कोई भी ऐसी महिला जो किसी अन्य महिला के पक्ष में ऐसे शिशु को जन्म देती है जो उसके स्वयं के अंडे के दूसरी महिला के साथी के शुक्राणु द्वारा निषेचित करने से अथवा दूसरी महिला के निषेचित अंड को गर्भाशय में रोपित करने से उत्पन्न हुआ है, उसे ही हम सरोगेट मादा कहते हैं। देखिए सरोगेट मादा की यदि हम बात करते हैं आप नॉर्मली तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए ऐसी महिला है जिसके अंदर निषेचित अंड उपस्थित है। निषेचित अंड का मतलब है कि ऐसा अंड जो कि अंड या ओवम जो कि निषेचित हो चुका है या निषेचन जिसका हो चुका है। अब देखिए मान लीजिए किसी महिला के अंदर जैसे अंडवाहिनी में आपको पता है कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरऑल किसी भी महिला के अंदर आप देखेंगे तो अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जिसके अंदर अंड जो है जिसका निषेचित हो चुका है, मतलब जिसका अंड जो है स्पर्म से मिल चुका है यानी फर्टिलाइज्ड हो चुका है। तो उस अंड को फर्टिलाइज्ड अंग को फर्टिलाइज्ड जो एग है उस फर्टिलाइज्ड यानी कि निषेचित अंड को बाहर निकाल करके किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाए और फिर वो महिला यदि किसी बच्चे को जन्म देती है तो ऐसी महिला को या ऐसी मादा को हम सरोगेट मादा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई दूसरी महिला द्वारा निषेचित अंड को किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देने के बाद उस महिला के गर्भाशय में विकसित होने वाला जो बच्चा है उसके बाद जो बच्चा विकसित होगा तो ऐसी मादा को ही हम क्या कहते हैं, सरोगेट मादा। मतलब जो किसी दूसरे मादा के अंदर उपस्थित निषेचित अंड को अपने गर्भाशय में स्थापित करने के बाद जो मादा बच्चे को जन्म देती है वो क्या कहलाती है, सरोगेट मादा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन देखना है कि विदलन क्या होता है। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि विदलन क्या है, विदलन का महत्व बताइए। तो सबसे पहले तो देखिए विदलन क्या होता है। तो कोई भी युग्मनज या जाइगोट जो होता है, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जो निषेचित अंड होता है उसमें तीव्र गति से विभाजन होता है। और कौन सा विभाजन होता है, माइटोटिस डिवीजन होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो आप पाएंगे कि जैसे ही युग्मक आपस में मिलते हैं उनमें निषेचन होता है, उसके बाद जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो देखिए जाइगोट के निर्माण हो जाने के पश्चात जो निषेचित अंड होता है उसमें तीव्र गति से, अर्थात जो युग्मनज जो जाइगोट होता है उसमें तीव्र गति से समसूत्री विभाजन होने लगता है यानी कि माइटोसिस डिवीजन होने लगता है, जिस कारण से यह युग्मनज या जाइगोट कई कोशिकाओं वाली अवस्था में विभाजित हो जाता है। तो आप पाएंगे कि युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजन के कारण यह अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को ही विदलन कहते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि जाइगोट का कई कोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाना ही क्या है, विदलन कहलाता है। क्योंकि जब विदलन होगा जाइगोट में तो जाइगोट कई कोशिकाओं वाला भ्रूण में विकसित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जाइगोट का कई कोशिकाओं में छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में विकसित हो जाना ही क्या कहलाता है, यही क्रिया विदलन कहलाती है। विदलन क्रिया का देखिए महत्व क्या है। तो सबसे पहला जो महत्व है वो ये है कि युग्मनज का जीव द्रव्य जो है ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। देखिए युग्मनज का जो जीव द्रव्य होता है वो ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। तो विदलन के परिणाम स्वरूप ब्लास्टोमियर्स का भी निर्माण होता है। तो युग्मनज का जो जीव द्रव्य होता है यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि जो एक कोशिकीय युग्मनज होते हैं ये बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जब युग्मनज होता है, युग्मनज जब बहुकोशिकीय भ्रूण में विकसित हो जाता है तो इसमें युग्मनज तो एक ही कोशिका वाला था लेकिन युग्मनज जो है कई कोशिकाओं वाला भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो दूसरा महत्व क्या है कि इसमें एक कोशिकीय जो युग्मनज होता है वो बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि केंद्रक और जीव द्रव्य का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो पुनः से स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से विदलन क्या है, विदलन के महत्व आपको तैयार करना है।
तीसरा क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि कभी कभी आता है, निषेचन का महत्व। तो निषेचन का महत्व यानी फर्टिलाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, ये आपको समझना है। तो आपको 2 से 3 फिर भी तैयार करना है, क्योंकि 2 नंबर में तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। पहला देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि समसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु को नए जीव में विकसित होने के लिए सक्रिय करना। देखिए समसूत्री विभाजन होता है निषेचन के बाद, जिसके कारण जो अंडाणु होता है उसको नए जीव में विकसित होने के लिए सक्रिय करता है। तो बेसिकली निषेचन के द्वारा अंडाणु भी क्या होते हैं, एक प्रकार से सक्रिय होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। दूसरा देखिए महत्व क्या है कि जो युग्मनज होता है अर्थात जो जाइगोट होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो बेसिकली द्विगुणित संख्या को पुनः संचित करना। युग्मनज जो होता है उसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या को पुनः स्थापित करना ही क्या होता है, निषेचन का महत्व होता है। क्योंकि जब निषेचन होगा तो आपस में एक तो मेल गैमीट मिलता है और एक फीमेल गैमीट। अब दोनों गैमीट जब आपस में मिलेंगे, चूंकि मेल गैमीट भी अगुणित है और फीमेल गैमीट भी अगुणित होता है, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो निषेचन के बाद ये द्विगुणित हो जाएंगे। तो युग्मनज में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या को भी निर्धारित करता है कौन, निषेचन। तीसरा इंपॉर्टेंस आपको याद करना है कि जो माता पिता हैं इनके गुणों का सम्मिश्रण करना। अब ये बताइए आप कि जब निषेचन होता है तो उसमें 2 प्रकार के युग्मक मिलते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। अब जब नर युग्मक मिलेंगे तो कुछ लक्षण नर युग्मक के अंदर रहेंगे, मतलब नर के कुछ लक्षण रहेंगे, वहीं मादा युग्मक के अंदर मादा के लक्षण रहेंगे उनके जीनों पर उपस्थित या गुणसूत्रों पर उपस्थित। तब आप पाएंगे कि जब आपस में 2 प्रकार के युग्मक मिलने के बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद फिर भ्रूण बनेगा और फिर एक नए शिशु का निर्माण होगा। उस शिशु के अंदर तो कई सारे गुणों का सम्मिश्रण होगा, अर्थात कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो मां के लक्षण होंगे, कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो कि पिता के लक्षण होंगे। तो दोनों के लक्षण का सम्मिश्रण जो है पैदा शिशु में पैदा करना। तो शिशु में दोनों प्रकार के लक्षणों को या गुणों को सम्मिश्रण करना भी निषेचन का प्रमुख महत्व है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में अंडाणु की संरचना। देखिए कई बार आपके एग्जाम में अंडाणु की संरचना पूछी गई है, तो अंडाणु की संरचना आपको तैयार करनी है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी मानव के अंदर, तो मनुष्य का जो अंडाणु होता है, बेसिकली अंडाणु तो आपको पता है कि फीमेल के अंदर अंडाणु जो है तो युग्मक बनता है, और जो नर होते हैं उनके अंदर शुक्राणु बनता है, नर युग्मक जो कहलाता है। तो यदि हम बात करते हैं मनुष्यों में, तो मनुष्य का जो अंडाणु होता है अर्थात जो मनुष्यों के अंदर जो मादा का अंडाणु होगा वो दूसरे स्तनियों के समान ही गोल होता है, और इसके अलावा अचल होता है। अचल का मतलब है कि वह अपने स्थान से नहीं चल पाएगा, अर्थात वह अपने स्थान पर ही स्थित रहता है। इसके बाद आप पाएंगे कि इसमें योक नहीं पाया जाता है। देखिए मानव में 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है। यह क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मानव में 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियां होती है, एमनियोन, कैरियोन, योक सैक और एलेंटाइस। तो देखिए जो योक सैक होता है ये किसी भी प्रकार से इनमें नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य बहुत अधिक मात्रा में भरा रहता है। जब भी आप किसी ओवम की यानी कि अंडाणु की संरचना देखेंगे उनके अंदर ज्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भरा होता है, और कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में आप पाएंगे कि एक अगुणित यानी कि हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी एक अगुणित केंद्रक जो है पूरे कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित रहता है। और जो पूरा का पूरा अंडाणु होता है वो एक स्रावी और पारदर्शक अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे हम जीन पेलिसिडा कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पूरा का पूरा अंडाणु होता है वो एक अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे हम जोन पेलिसिडा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये है कि इस झिल्ली के चारों तरफ यानी जो जोन पेलिसिडा झिल्ली होती है इसके चारों तरफ आप पाएंगे कि पुटिका कोशिकाएं जो होती है वो अवशेषी रूप से अनियमित रूप में स्थित होती है, और इस स्तर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कुल मिलाकर के 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी अंडाणु की संरचना को आप देखेंगे तो उसके अंदर ज्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भरा होता है, और उसके चारों तरफ आप पाएंगे कि एक झिल्ली होती है और उस झिल्ली का नाम है जोन पेलिसिडा, और उस झिल्ली के चारों तरफ फिर एक अकोशिकीय आवरण या स्तर पाया जाता है जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और कोशिका द्रव्य के अंदर एक अगुणित केंद्रक जो है पाया जाता है। अब देखिए यहां पे अंडाणु की संरचना यहां पे बनाई गई है। अंडाणु की संरचना में आप क्या देख पा रहे हैं
कि इसके अंदर अधिक मात्रा में देख सकते हैं, ये जो गोलाकार संरचना है इसके अंदर पूरी मात्रा में यहां पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो ये पूरा इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये देखिए साइटोप्लाज्म है, तो इसके पूरे अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। फिर हमने क्या कहा कि साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर एक अगुणित यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो आप देख भी सकते हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक भी उपस्थित है, और यह केंद्रक कैसा होता है, अगुणित होता है। फिर आप क्या देखें कि इसके चारों तरफ जो है एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जोन पेलिसिडा कहते हैं। तो ये जो झिल्ली है आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है, ये कौन सी झिल्ली होती है, जोना पेलिसिडा होती है। फिर आपने क्या देखा कि इसके चारों तरफ एक अनियमित झिल्ली या स्तर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो अंडाणु की संरचना में आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से 4 पार्ट आपको याद रखने हैं, न्यूक्लियस, कोरोना रेडिएटा, साइटोप्लाज्म और जोन पेलिसिडा। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो अंडाणु की संरचना कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, और 2 नंबर के लिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, वो है चिकित्सीय मृत्यु व जैविक मृत्यु में अंतर। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चिकित्सीय मृत्यु यानी कि क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ या जैविक मृत्यु क्या होती है। छोटा सा डिफरेंस है इनमें, वो आपको समझना है। सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सीय मृत्यु की, जिसको कि हम क्लिनिकल डेथ कहते हैं। चिकित्सीय मृत्यु का देखिए मतलब होता है कि हृदय गति का रुक जाना, इसके अलावा नाड़ी गति का रुक जाना, साथ ही साथ पुतलियों का स्थिर होकर फैल जाना। यदि बॉडी के अंदर उपस्थित जो आपकी हार्ट बीट है, यानी जो हृदय गति है, और इसके अलावा जो नाड़ी की गति है वो यदि रुक जाती है, वह इसके अलावा पुतलियां जो होती है वो फैलकर स्थिर हो जाती है, स्थिर होकर फैल जाती है, तो इस प्रकार की मृत्यु को हम क्या कहते हैं, चिकित्सीय मृत्यु कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको जैविक मृत्यु समझना है, बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है। आपने चिकित्सीय मृत्यु में क्या देखा कि हृदय गति रुक जाती है, नाड़ी गति रुक जाती है, और इसके अलावा पुतलियां जो है वो स्थिर होकर फैल जाती है। वहीं जैविक मृत्यु की जब बात करते हैं तो देखिए चिकित्सीय मृत्यु जब किसी भी व्यक्ति की हो जाती है, उसके पश्चात भी कई घंटों तक शरीर की कोशिकाएं जो है वो जीवित रहती है। तो आप पाएंगे कि ऐसी कंडीशन में चिकित्सीय मृत्यु यदि हो जाती है तो चिकित्सीय मृत्यु के तुरंत पश्चात ही अंग प्रत्यारोपण किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे ही चिकित्सीय मृत्यु होगी उसके कुछ समय पश्चात कोशिकाएं तो जीवित रहती है, तो इसके कुछ समय पश्चात तक चिकित्सीय प्रत्यारोपण या अंग प्रत्यारोपण किया जा सकता है। और कोशिका की मृत्यु हो जाने को ही जैविक मृत्यु कहते हैं। देखिए जब चिकित्सीय मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी कई घंटों तक शरीर के अंदर की कुछ कोशिकाएं जो है जीवित रहती है, और जब वो कोशिकाएं मर जाती है यानी उन कोशिकाओं के मृत हो जाने को ही हम क्या कहते हैं, फिर जैविक मृत्यु कहते हैं। जब पूरी तरह से उसके अंदर की उपस्थित जो सेल्स हैं वो जब खत्म हो जाती हैं तो इस प्रकार की मृत्यु को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ यानी कि जैविक मृत्यु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। देखिए इसी प्रकार कई सारी वीडियो आपके एग्जाम से पहले लेकर आएंगे, 2 नंबर के, 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की और 4 नंबर वाले क्वेश्चनों की, जितनी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।